फिजिक्स में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंक्लूडिंग कैपेसिटर, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। बायोलॉजी केमिस्ट्री में हो गया आपका क्या आईपीएससी, और बायोलॉजी जो आपका ग्रुप में होगा देख लीजिएगा कौन सी यूनिट है, ठीक है। और थोड़ा पढ़ के दीजिए, ठीक। चलो तो हमें पता था टाइप्स ऑफ सर्किट आपकी होगी, उसमें प्रैक्टिकल हो गया जी पूरा खत्म, लंबी लंबी चीज़ें मारते हो ना। चलिए तो पहला टाइप में बाकी चीज़ें हो गई थी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जैसे को ओमिक सर्किट कह देते हैं। यानी सर्किट कंटेनिंग ओनली क्या रेजिस्टेंस, केवल जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ ऐसे सर्किट को प्योरली ओमिक सर्किट हम लोग कह लेंगे, या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कह लेंगे बेटा, ठीक। अगर कोई भी ऐसी सर्किट है जिसमें ओनली क्या है आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसी को प्योरली हम लोग रेजिस्टिव सर्किट या प्योरली ओमिक सर्किट कह लेते हैं। देखो हो क्या रहा है, जब बात करेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की, किसकी बात करेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की जब बात कर रहे हैं, इसमें ओनली रेजिस्टेंस, जब हम लोग बेटा सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो इसमें केवल केवल क्या लगा होगा रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक। करंट आपके पास तो नहीं, मान लो V = V0 आपने साइन ओमेगा t जो भी किया, ठीक। रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, करंट आपकी I फ्लो हो रही है। इसके लिए ठीक जब आप बनाओगे बेटा क्या वेव डायग्राम या फेजर डायग्राम की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बेटा फेजर डायग्राम की बात करेंगे। तो अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आपकी है, क्या है प्योरली रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टेंस है, तो आपको बोला गया था कौन इसमें लीड करेगा बेटा, कौन लैग करेगा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में किसकी लीडिंग होती है, किसकी लैगिंग होती है बताओगे। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में अगर कौन सा लीड करेगा कौन लैग करता है मालूम, दोनों सेम फेज में होते हैं। करंट और वोल्टेज दोनों जब हम लोग दिखाते हैं ना तो दोनों का फेज क्या होता है आपका सेम होगा। तो यहाँ पे जब इक्वेशन आप लिखते हो तो V = V0 sin ओमेगा t, I = I0 sin ओमेगा t, दोनों सेम फेज में होते हैं। अगर आप वेव डायग्राम बनाओगे तो ये टाइम एक्सिस है, यहाँ वोल्टेज और करंट हम लोग दिखाएंगे V and I। ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है और ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। ये पीक वैल्यू है, ये क्या होती है पीक वैल्यू होती है, इसे V0 कह देंगे और इसे कह देते बेटा क्या I0 कह देंगे आप, ठीक। पीक वैल्यू को V0 और I0 से दिखाएंगे और जो वैल्यू है रिलेशन जो बनता है V = इक्वेशन लिखते हैं हम लोग V = V0 sin ओमेगा t एंड I = जो होगा वो I0 sin ओमेगा t। V = V0 sin ओमेगा t, I = क्या हो जाएगा I0 sin ओमेगा t के क्या होगा आपका इक्वल होता है। V = V0 sin ओमेगा t एंड I = I0 sin ओमेगा t, ठीक। हो गया बेटा। अगर हम लोग पीक वैल्यू अगर फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन किसमें सेम फेज, दोनों वोल्टेज और करंट कैसे होते हैं आपसे सेम फेज में होते हैं। बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, तो दोनों सेम फेज में आपके होंगे। वोल्टेज और करंट दोनों का फेज क्या होता है आपका सेम रहेगा। यानी फाई की जो वैल्यू यहाँ पे होती है वो 0, फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। वोल्टेज और करंट दोनों आपके सेम फेज में एग्जिस्ट करेंगे तो उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है। तो अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे बेटा कैसे
फेजर डायग्राम में बनाएंगे तो बी एंड आई दोनों ही कैसे रहेंगे, सेम फेज पे रहते हैं। तो याद रखिएगा इंडिविजुअल पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी कंबाइन जब करेंगे तो फेज फिर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इंडिविजुअल में आपका ये वेव डायग्राम कहलाएगा, ये कहलाएगा सर्किट डायग्राम, इसे कह लेंगे हम लोग वेव डायग्राम, और ये कहलाएगा फेज डायग्राम। इसी को फेजर डायग्राम भी कहते हैं, फेज या फेजर डायग्राम, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है, सर्किट क्या होगा, वेव डायग्राम क्या बनेगा, फेजर डायग्राम क्या होगा, इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। तो V की वैल्यू होगी V0 sin ओमेगा t, I की वैल्यू क्या होगी, तो फेज डिफरेंस निकाला 0। अगर टाइम डिफरेंस निकाला जाए तो कल बताया था टाइम डिफरेंस का फार्मूला क्या बताया था, आप बता दो, टाइम डिफरेंस का फार्मूला कल बताया था, गड़बड़ हो रहा है, ठीक। आपका टाइम डिफरेंस बताया था, फेज डिफरेंस कहाँ रह गए, कुछ मतलब कुछ नहीं होता, आ जाना चाहिए ना, बहुत तबीयत खराब होता होते हैं, ठीक। हाँ जी, टाइम डिफरेंस का फार्मूला का बताया था, अभी नहीं आई, बहुत बढ़िया, सबसे बड़ी एक्सक्यूज है ना। हाँ जी, अभी नहीं आई, क्या है अभी नहीं आए थे, अब आप स्वेटर पहने आए फिर खराब हो जाएगा। अच्छा लाइट पहन लीजिए, अभी इतनी गर्मी नहीं है यार। हाँ जी, आज महाराज आए नहीं है, कहाँ रह गए, ये तो मोस्ट रेगुलर वाले हैं, बताओ। T/2 पाई इंटू 5 बैठिए। टाइम डिफरेंस का रिलेशन बताया गया था, जो टाइम डिफरेंस होता है इसकी वैल्यू होता है T/2 पाई इंटू 5, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग ने लिखा ये सेम केस है तो पाई की वैल्यू 0, तो जब पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा, टाइम डिफरेंस की वैल्यू देंगे TD, तो TD की वैल्यू होता है T अपान कितना, 2 पाई इंटू पाई, ये फार्मूला है, पाई की वैल्यू 0 है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आप कैसे लेट हो गए जी, क्यों कैसे लेट हो गए? सर हमारे दोस्त का पेपर दिलाने चले गए थे। किस चीज़ का पेपर? अच्छा। और वहीं एक दूसरा दोस्त मिल गया, उसका प्रवेश पत्र खो गया, तो वही उल्टा सीधा कराने में टाइम लग गया। उल्टा सीधा दोनों कराया, सेंटर कहाँ था? कर्मा। अच्छा कर्मा देवी। उसका प्रवेश पत्र खो गया था, वो बच्चा, उसका नाम नौशाद अली है सर, वो बहुत परेशान रहता है, कोटा में गया, उसकी 2 बार साइकिल गायब हो गई, तीसरी बार ये, और यहाँ पर ये गायब बोल रहा हमसे, यार मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, हमने कहा कि स्पेशल बिल्कुल। अभी हो गया जी, T/2 पाई इंटू क्या हो गया, पाई इक्वल 0, ठीक। अगर यहाँ पावर की बात करें बेटा, तो इसका पावर फैक्टर कितना होगा, 0, पावर फैक्टर cos पाई, cos 0 वैल्यू कितनी होती है 1, तब तो टाइम डिफरेंस ये हो गया, फेज डिफरेंस ये हो गया, पावर फैक्टर लिखेंगे बेटा मैक्सिमम, पावर फैक्टर होता है cos पाई, cos पाई, और cos पाई की वैल्यू 0 है तो क्या वैल्यू आएगी 1 के बराबर। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो होता है उसका जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है वो क्या होता है 1 के बराबर होता है, ठीक।
और अगर आपने पावर निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप, पावर, तो पावर की वैल्यू होगी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। वी आर एम एस की वैल्यू कितना लिखा था, वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस की वैल्यू बेटा आई नॉट बाई रूट टू। जो आर एम एस वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू में कितना होता है, 1/√2 होता है ना। तो पावर लिखा, पावर फैक्टर लिखा, cos पाई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1। और जब हम लोग लिखेंगे किसकी वैल्यू, पावर, पावर की वैल्यू हम लोग लिखते थे, पावर इक्वल टू होता था वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। पी की जो वैल्यू होती थी वी आर एम एस इंटू कितना, आई आर एम एस इंटू cos पाई की वैल्यू 1 है, ठीक। तो क्या हो गया, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos पाई की वैल्यू हमारी 1 है, तो वी आर एम एस की वैल्यू होता है वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई कितना, √2 इक्वल टू हो गया। जो पावर की वैल्यू आपकी मिल गई, तो वी नॉट इंटू आई नॉट अपॉन कितना, 2 के बराबर आ गया। जो ओमिक सर्किट होता है वहाँ पे जो पावर आपका होगा बेटा वो वी नॉट इंटू क्या, आई नॉट बाई 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वी नॉट इंटू आई नॉट बाई 2। हो गया बेटा। तो ये हो गया कौन सा सर्किट का, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक। दूसरा लिखेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट। जिसमें केवल इंडक्टेंस लगा होता है बेटा उसे प्योरली इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। याद रखेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है बेटा, लीडिंग फैक्टर कौन सा है, वोल्टेज। लैगिंग फैक्टर कौन होता है, करंट। फेज डिफरेंस π/2 या 90 डिग्री। मतलब जब हम लोग यहाँ बात करते हैं इंडक्टिव सर्किट में तो वोल्टेज लीड करेगा करंट से π/2, ठीक। देखो ये सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ये हो गया इंडक्टेंस आपका हो गया, ठीक। इंडक्टेंस आपका यह है, यहाँ पे वोल्टेज लीड करता है, क्या करेगा बेटा, वोल्टेज लीड करता है, किससे, करंट से। करंट से कौन लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे बेटा, जैसे किताबों में जो होता है जो आपको दिए गए हैं अलग अलग सर्किट, तो वहाँ पे जब फेजर डायग्राम बनाते हैं कभी करंट को, अगर मान लो वोल्टेज लीड करने के 2 तरीके होते हैं। वोल्टेज लीड करने का 2 तरीका का हम लोग दिखा सकते हैं। एक तो करंट को आप एक्स एक्सिस में ले लीजिए, वोल्टेज को +y में ले लीजिए, या वोल्टेज को x में ले लीजिए, करंट को -y में ले लीजिए, तो दोनों से फेज डिफरेंस 90 मिलेगा। बट हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ बेटा हमेशा करंट को x एक्सिस पे लेंगे, वोल्टेज को y एक्सिस पे या x एक्सिस पे जहाँ लाई करेंगे उससे काटेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। रीजन क्या होता है, इंडिविजुअल सर्किट तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम लोग अभी कंबाइन करेंगे तो उस कंडीशन में फिर समझने में दिक्कत होती है, फेज वगैरह, ठीक। इस केस में हम लोग जो करेंगे बेटा इंडक्टेंस है, तो इसका जब आप बनाओगे क्या चीज़, ठीक, वेव डायग्राम, तो वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज को हम लोग लीड कराएंगे। देखो हम लोग जो बनाएंगे V0 sin ω t + π/2, इस वाले क्वेश्चन को यूज करेंगे, I0 sin ω t। बट R करके ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा V0
नॉट साइन ओमेगा टी, इसको एक्स एक्सिस में दे देंगे तो आई बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कितना हो जाएगा भाई, दोनों का डिफरेंस पाई बाई 2 होना चाहिए, या तो क्या वोल्टेज लीड्स द करंट बाई पाई बाई 2, दोनों केस में वोल्टेज लीड कर रहा है। यहाँ पे जब एक्स में लेंगे तो प्लस वाई में चला गया, अगर इसको एक्स में ले रहे तो इसे हमें कहाँ माइनस वाई में लेना पड़ेगा, मतलब दोनों में अंतर जो आपका फेज कैपिटल पाई बाई 2 का है। ठीक, तो यहाँ से जो आप रिप्रेजेंट करेंगे, अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे, उसका वेव डायग्राम बनाएंगे, तो जब करंट हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं कहाँ से, एक्स पे यानी ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, तो वोल्टेज को बेटा प्लस वाई यानी कि पाई बाई 2 लीडिंग हम लोग दिखाएंगे। देखो अब वोल्टेज हम यहाँ से रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे जब ये हो गया सर्किट डायग्राम, इसे कह दिया हम लोगों ने वेव डायग्राम, इसे कह दिया बेटा फेज डायग्राम। हम लोग जो बना रहे हैं VL को यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको VL से दिखा देते हैं बेटा, और करंट को यहाँ से दिखाएंगे। इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना मिला आपको, पाई बाई 2, दैट मींस 90 डिग्री। आगे नहीं कर सकते, जो डिफरेंस है वो पाई बाई, यानी वोल्टेज लीड्स द करंट बाई पाई बाई 2 और 90 डिग्री। ठीक, यहाँ लिख लीजिएगा। हो गया, पॉइंट लिखेंगे बेटा। लीडिंग क्वांटिटी कौन सी हो गई, वोल्टेज, तो यहीं पे लिख लीजिएगा इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, पॉइंट आएगा इन, बोलते लिखेंगे इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड्स द, in purely inductive circuit voltage leads the current, purely inductive circuit voltage leads the current by phase pi by 2, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2 के बराबर होगा। अब अगर हम लोग बेटा करंट की वैल्यू निकालें, क्या निकालें, करंट की वैल्यू, पीक करंट अगर निकाला जाए तो आई नॉट की जो वैल्यू होगी वो बी नॉट अपान एक्सएल के बराबर होगा। जैसे ओमिक सर्किट में जो करंट होता है V बाई आर के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर पी की करंट आप निकालोगे तो पी के करंट की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी कितना बेटा, आई नॉट की वैल्यू होगी बी नॉट अपान एक्सएल, और पीछे अपने इंडक्टिव रिएक्टेंस बताया था मुझे। ठीक, आप बता दो एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, एक्सएल का फार्मूला क्या बताया गया था, एक्सएल इक्वल टू जी 1 अपान पक्का है जी, आप 1 अपान ओमेगा एक है, मतलब काफी नहीं हल्की हो रही थी। अच्छा ईमानदारी बताओ, जहाँ पे पढ़ते हो कितने सेकंड, यहाँ से जाके पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं कि मोबाइल से पढ़ते हो, तो पढ़ा करिए बेटा। ठीक जी, आप खड़े हो जाओ,
एक्सेल इक्वल टू, अरे ऐसे ऐसे करता नहीं लेगा, हाँ जी जी ओमेगा एल, हाँ जी बताया था बेटा, इसीलिए कल मैंने सारे बेसिक पॉइंट जो यहाँ पढ़ाने की जरूरत आपको आपके लेवल पे नहीं होती, पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि हमने ABCD जितना बेसिक टर्म्स हैं, जो चीज़ें सर कल पूरा लेक्चर वो वही पढ़ाया था, अदरवाइज पढ़ाने का आपके लेवल पे वो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पढ़ा दिया था कि मुझे मालूम है कि सब लोग अलग अलग लेवल से पढ़ के आए हो, तो नहीं जानते तो जान जाओ, लेकिन फिर भी यहाँ ही पढ़ाते हैं, यहीं रह जाता है ना, तो घर से भी पढ़ा करिए देवी हो। हाँ जी, एक्सेल इक्वल टू लिखा था ओमेगा इंटू एल, और एक्स इक्वल टू लिखा था 1 ओमेगा इंटू सी। ओमेगा इंटू ये तो कोई नहीं आया जी, हैं बैठो, कल इसीलिए बताया ना इन्होंने, बल्कि टोका भी था सर, ये तो सब उसी में हो जाएगा, ठीक। तो बताने के बाद उसी नहीं उसी में हो रहा, तो फिर वैसे वैसे उसी में हो जाता है ना। और पढ़ा करो देखिए, देखो डॉक्टर लोग बहुत पैसा कमाते हैं और रिस्पेक्ट भी मिलता है ना, इतना बड़ा क्या ज़्यादा पैसा ना अपने यहाँ, मतलब गुंडे उंडे है ना, गुंडा तो लड़ाई वड़ाई करते हैं, वो भी जब बीमार होते तो आपके साहब, हाँ तो ये नहीं कहते क्या दवा का दो तो गोली मार देंगे, है ना, क्योंकि जानते हैं कि इंजेक्शन लगाएगा तो हमें निकाल लेंगे, हम पूछेंगे भी नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, है ना। तो इसीलिए कुछ जगहों पे क्या होता है, कोई भी आता है तो बड़े रिस्पेक्ट से बोलता है, अगर आपके बिहेवियर सही है तो। बाकी आप बेनाजी करेंगे तो बहुत सारे टाइप के लोग आते हैं, और अगर आप अपने क्या ईमानदारी से करते हैं तो बड़ा रिस्पेक्टिव और क्या इकोनॉमिकली भी बड़ा बेनिफिशियल क्या है आपका, है ना, पैसे भी मिलते हैं और इज्जत भी मिलते हैं, दोनों चीज़ें बहुत कम ऑक्यूपेशन में मिलते हैं, ठीक। जहाँ पैसे भी ज़्यादा मिले, इज्जत भी ज़्यादा मिले, ठीक, तो उनमें से एक आपका जो जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो भी उसी में एक आता है, ठीक। चलिए देखते हैं, तो पीक वैल्यू होगी बेटा ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट की वैल्यू बी नॉट अपॉन एक्सएल, एक्सएल का तो पढ़ाया था बेटा कब, ओमेगा इंटू एल, और यही बराबर होगा 2 पाई एफ इंटू एल, एफ फ्रीक्वेंसी को हमको एफ से रिप्रेजेंट किया था, तो 2 पाई एफ एल, आपने अगर एल से पढ़ा होगा तो 2 पाई एन एल, आपने किससे न्यू से पढ़ा होगा तो 2 पाई न्यू एल, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक। तो ये पीक वैल्यू आपका करंट मिल जाता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट की जो पीक वैल्यू होगी वो यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं, हो जाएगा। दूसरा चीज़ आपका होता है बेटा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, ठीक, कितने लोग बताएंगे क्या आएगा इसमें, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, जैसे मैं पीछे पढ़ा था ना पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर जब लिखेंगे तो हमारा होता है क्या बेटा, cos पाई इक्वल टू कितना, पाई की वैल्यू 90, यानी पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 का मतलब कितना 90 डिग्री, जब 90 डिग्री हो गया तो कितना आ गया 0, यानी कि पावर फैक्टर प्योरली इंडक्टिव सर्किट का कितना हो गया 0। और जब पावर लिखेंगे वो भी एवरेज पावर आप लिखोगे तो हमने लिखा था कितना Vrms इंटू Irms इंटू cos पाई, अब cos पाई वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू 0, यानी कि जो आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें करंट आपका फ्लो करता रहेगा, बट कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी करंट क्या करेगा आपका पास आउट होगा। कल सारे फार्मूले आप पूछेंगे, ठीक, पहले जितने फार्मूले इस यूनिट में बताए हैं अभी तक बता रहे हैं इस यूनिट, ठीक, कल पूछा जाएगा, सब लोग क्या करिएगा पढ़ के आइएगा, ठीक। कितने लोग याद करके आएंगे, हाथ उठाओ, कितने लोग याद करके आएंगे, कुछ बड़ी देर में उठाए है ना, कैसा उठा रहे सब भी उठा लेते हैं ना, पढ़ लिया करो बेटा। बहुत देखो सिलेक्शन बहुत टेढ़ा नहीं है, बट रेगुलर आपको एकदम कहते हैं ना पंक्चुअल होना पड़ता है, ठीक, और चीज़ों को जो पीछे की है वो रिवाइज होती रहे ना साहब, हाँ अब इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतने से कम में तो नहीं होता है, ठीक। चलो तो यहाँ पे क्या जी पढ़ने में मज़ा आता है, बाकी देखा जाएगा, है ना। चलो
तो ये हो गया पावर, हो गया बेटा पावर फैक्टर हो गया। आगे आता है टाइम डिफरेंस। इसमें जब टाइम डिफरेंस निकालेंगे तो फिर फार्मूला बताया था टाइम डिफरेंस का। तो टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, T/4। जैसे हम लोग फेज डिफरेंस पढ़ते हैं उसी तरह से टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस टी टी की वैल्यू क्या फार्मूला में बताया था, T/2 इंटू पाई। ठीक, ये होता है बेटा। तो आप लिखा T/2 पाई और पाई की वैल्यू कितना है 90 पाई/2, पाई कैंसिल आउट तो T/4। टाइम डिफरेंस जो मिलेगा यहाँ पे वो T/4 का मिलेगा बेटा। मतलब दोनों का वोल्टेज और करंट के बीच का जो क्या होगा टाइम डिफरेंस होगा वो पाई/4 टाइम के बाद दोनों क्या करेंगे, चेंज होंगे। एक का अगर जीरो है तो दूसरा पीक, दूसरा जीरो होगा तो पहला पीक। अब पीक पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, मतलब वैल्यू जो होंगी वो पीक रहेगा, एक जीरो तो दूसरा पीक। ठीक, फेजर डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है। ये फेजर डायग्राम हमारे किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है बेटा। देखो ये फेजर डायग्राम जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा गया इसके अकॉर्डिंग है। अगर नीचे वाले के अकॉर्डिंग हम लोग बनाए तो क्या फेजर डायग्राम बनेगा बेटा, ये इस वाले कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये फेजर डायग्राम आपका ऊपर वहाँ बना हुआ है। अगर इसके अकॉर्डिंग फेजर डायग्राम बनाया जाए तो क्या बनेगा, आज नीचे हाँ आज अगर सेकंड जो आपको रिलेशंस आपको लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप फेजर डायग्राम बनाएंगे तो BL को हमको यहाँ लेंगे तो I की वैल्यू यहाँ होगी, फिर अगेन आपका फेज डिफरेंस कितना रहेगा, पाई/2 ही रहेगा। तो वही चाहे आम करके वो भी बना लीजिएगा इन केस कहीं। ठीक, तो फेजर डायग्राम जो आपका हो गया इसके बेस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। किसका साइन नहीं हुआ बेटा, अभी साइन करके नहीं हुए हैं। हो गया, अगर बेटा यहाँ पे देखा जाए जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा या घटेगा या वही रहेगा, क्या सर, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू जो आपकी होगी यानी एक्सेल की वैल्यू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या रिमेन सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। हाँ अरे डायरेक्टली आप पूछा है एक्सेल = 2πfl लिखा ना, तो अगर ग्राफ आपको एक्सेल और फ्रीक्वेंसी एफ के बीच में बनाया जाए बेटा तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी उसी रेशियो में बढ़ता रहेगा। यानी कि अगर ग्राफ बनाएंगे तो एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के बीच में इस तरह से मिलेगा, एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से होगा। ठीक, इसी में एरो लगा के नोट कर लो एक पॉइंट इसी ग्राफ के बेस पे ही। देखिए एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस इंडक्टिव रिएक्टेंस, as frequency increases the inductive reactance increases linearly, inductive reactance increases linearly, inductive reactance increases linearly। ठीक, therefore एक टर्म्स आता है an inductor is called, an inductor is called लो पास फिल्टर, अंडरलाइन कर लेना बेटा। इंडक्टर को हम लोग कहते हैं बेटा लो पास क्या फिल्टर, और जब कैपेसिटर कहेंगे तो वहाँ पे बोला था हाई पास फिल्टर। ठीक, अभी जो कैपेसिटर पढ़ेंगे हम लोग तो कैपेसिटर करके तो हमें बता देंगे, उसे कहते हैं हाई पास फिल्टर, यहाँ कहते हैं लो पास फिल्टर। यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उसी रेशियो में आपका एक्सेल की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सेल हमारा इंक्रीज करता जाता है रेजिस्टेंस। जबकि ओमिक रेजिस्टेंस में क्या होता था बेटा, ओमिक सर्किट में कुछ इफेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे, कोई इफेक्ट नहीं होता। ओमिक सर्किट में फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाइए यानी आवृत्ति बढ़ाइए घटाइए, उसके ओमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई इफेक्ट
नहीं होता है। ठीक हो गया। चलिए, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसीलिए नाम दे दो बेटा लो पास फ्रीक्वेंसी क्या फिल्टर कहा जाता है किसको, इंडक्टिव सर्किट को। ठीक, दूसरा लिखेंगे लो पास फिल्टर बेटा। नेक्स्ट लिखेंगे अगला कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ये तो इंडक्टिव हो गया, रेजिस्टिव हो गया। अगला लिखेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, मतलब ऐसे सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटेंस लगा हुआ हो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट यानी सी सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। जब केवल बेटा इसमें कैपेसिटेंस अगर प्रेजेंट है, वैसे प्रैक्टिकली ऐसा कोई सर्किट नहीं डिजाइन कर सकते जिसमें केवल कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस हो, क्योंकि हर सर्किट का कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है। सभी सर्किट के अपने कुछ ना कुछ क्या होते हैं, रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो कभी भी प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव हम क्या प्रैक्टिकली नहीं ऑब्टेन कर सकते। अरे भाई जो वायर लगा होगा उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस हमेशा ऑफर करता है, बट आइडियल मान के हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अगर आपको प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो इसमें कौन लीड करता है, करंट। बड़ा कन्फ्यूजन होता है बेटा कोई लीडिंग फैक्टर में, जैसे अभी तो सामने हो रहा है तो याद रहता है कि कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है और किसमें इंडक्टेंस में वोल्टेज लीड कर रहा था। ठीक, आप एक बताया था, सुन लीजिए। अगर आपको क्या करना है, कैसे आप याद रखेंगे, ठीक, जैसे कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट की बात करें, करंट वोल्टेज में रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेज में, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो कन्फ्यूजन होता है इसमें कौन लीड करता है उसमें कौन लीड करता है, यही कन्फ्यूज करता है आपको बेटा। तो उसमें ऐसे मान लो ना, मूविंग फैक्टर कौन है, वोल्टेज की करंट। सर्किट में कौन चलता है, मूव कौन करता है, करंट चलता है, यानी कि मूविंग फैक्टर हमारा करंट है। कौन सा है, करंट है। याद रखेंगे बेटा, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो जब हमारा जैसे मान लो आप स्पीड में जा रहे हो, अगर रोड में थोड़े बहुत गड्ढे होते हैं तो क्या तुरंत रुक जाते हैं, क्या कूदा देते हैं ना, हिंदी में कहते हैं। अगर आप स्पीड में हो, एक छोटा सा गड्ढा है तो उसको क्या कहते हैं, कूदा देते हैं। ठीक, तो करंट क्या है, मूविंग फैक्टर है। ठीक, तो हम लोग इंडक्टर को यहाँ पे जब लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, यूज क्या रिपीट क्या था, ऐसे क्या छोटा सा बीच में गड्ढा आया, कूदा दिया, तो चलने वाला फैक्टर कौन था, करंट। करंट कूद गया तो कहाँ निकल जाएगा, आगे, किसमें, कैपेसिटर में। और इंडक्टर में आप ऐसे ट्रीट कर दो, जो इंडक्टर होता है वो क्या, जैसे क्राउडिंग, आप जा रहे हो रोड पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हाँ, दशहरे का बस्ती में मेला चल रहा है, तो भाग पाओगे क्या जी, नहीं भाग पाएंगे ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्लो करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, स्लो करना पड़ेगा, स्पीड को आपको घटाना पड़ेगा। जब घटाएंगे तो लीड कौन कर जाएगा, करंट पीछे रह गया तो कौन क्या लीडिंग कौन हो गया, वोल्टेज। तो ऐसे याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, यानी कि इंडक्टिव सर्किट में कौन, वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग कर जाता है, और कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कर जाता है, वोल्टेज लैग कर जाता है। याद रहेगा ना। ठीक, गड़बड़ मत करना, क्योंकि एग्जाम में बहुत कुछ उल्टा होता है ना, जो होता है वही सही लगता है। ठीक, चलो देखो इस केस में क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं करंट लीड करता है, तो लीडिंग फैक्टर हमारा कौन सा हो गया, करंट हो गया। अगर करंट लीड कर रहा है तो उस केस में हम लोग जो बनाएंगे, अपना जो डिजाइन करेंगे, हमेशा हमने बोला कि इंडिविजुअल सर्किट में हम करंट को एक्स एक्सिस पे ही देंगे। तो जब एक्स एक्सिस पे देंगे तो आई इक्वल टू आई नॉट माइनस ओमेगा टी ही लिखेंगे। इसका मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है ना, वोल्टेज लैग कर रहा है, जहाँ पे जुड़ता था वहीं पे क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए। ठीक, आप अगर वोल्टेज को आप रख रहे हैं इस पे एक्स पे, तो करंट वाले में क्या करेंगे आप, प्लस। ठीक, अब जब वेव डायग्राम बनाएंगे बेटा हम लोग, ये BC है, ये I है। करंट को हमने बोला एक्स एक्सिस पे हम हमेशा शुरू करेंगे बेटा, तो करंट हमारा हमेशा कहाँ पे ले जाएंगे,
एक्स में अगर ले जा रहे हैं तो वोल्टेज वाला जो होगा वो निगेटिव वाई से, अगर एक्स में लिया तो ये क्या पाई/2 लय कर रहा है ना, तो निगेटिव वाई से आपका स्टार्ट करिएगा। वोल्टेज हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। वेव डायग्राम में से दोनों टी रहेगा। हाँ बेटा, इधर ये टी रहेगा, ये वाई एक्स जिस पे टी है। हाँ, ये कंडीशन होगी। ये वोल्टेज है VC और ये करंट है I। ये क्या है आपका करंट I को रिप्रेजेंट कर रहा है। P की वैल्यू जो होगी V0 से कर लेंगे, करंट की वैल्यू I0 कर लेंगे। ठीक, आई नॉट जल्दी में नहीं बदलते। आगे आई को हम जल्दी नहीं बदलते। I को हम एक जगह एक एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग ले, जिससे जो कंबाइंड सर्किट है वो हमें आसानी समझ में आ जाए। बाकी तो आप किसी पे ले सकते हैं। ठीक, इसीलिए किताबों कहीं किसी को दा दिया, कहीं किसी का, लेकिन जब कॉम्बिनेशन करते तो बातें फिर क्लियर नहीं हो पाती हैं। चलो देखो, तो यहाँ पे जो करेंगे बेटा, तो फेजर डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो हमने बोला था I को हमेशा लेंगे एक्स पे, तो VC जो होगा वो निगेटिव Y में आ जाएगा, फेज डिफरेंस पाई/2 होगा। ये पहले क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक, और दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R करके लिखेंगे। दूसरा जो बनाओगे आप, तो अगर VC को यहाँ पे लेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, इससे पाई/2 क्या करेगा, लीड करेगा, तो वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ये फेजर डायग्राम आपका हो गया, फेजर डायग्राम। ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। अब इसके बाद जो हम लोग बनाएंगे सर्किट और वो वेव डायग्राम, तो अगले बार आप जब कंबाइंड सर्किट पढ़ेंगे तो वेव डायग्राम नहीं भी बनाएंगे, तब केवल फेजर डायग्राम और सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल सर्किट में खाली हम लोग क्या फेजर वेव डायग्राम बनाते हैं। तो आपने लिख लिया क्या बेटा, क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। बना लिया, बना लीजिए, तुमने लिखिए। होंगे बेटा, देखिए in purely capacitive circuit, in purely capacitive circuit current leads the voltage by phase, कितना पाई/2, बाई फेज पाई/2, दैट इज उसे कह लेंगे 90 डिग्री। हो गया। देखो, जिस तरह से हम लोग इंडक्टिव सर्किट में पढ़ा था बेटा कि जो पावर फैक्टर होता था, पावर फैक्टर, जब पावर फैक्टर आप पढ़ोगे बेटा तो cos की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ भी 90 होगा, 0। cos 90 मतलब क्या हो गया, 0। तो पावर फैक्टर 0, पावर की वैल्यू क्या होगी, 0। भाई पावर की वैल्यू होगी Vrms इंटू कितना, Irms इंटू cos फाई। तो जब फाई की cos फाई वैल्यू 0 तो ओवरऑल वैल्यू क्या, 0। तो बोथ प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट, पावर एंड पावर फैक्टर बोथ आर 0। इन प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट बोथ पावर एंड पावर फैक्टर आर 0। यानी कि प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट में बेटा ना तो पावर का लॉस होता है, ठीक है, तो पावर लॉस नहीं हो रहा तो पावर फैक्टर क्या हो गया, 0। ठीक हो जाएगा। यहाँ भी टाइम डिफरेंस कितना मिलेगा, टाइम डिफरेंस करेंगे तो T/4 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी टाइम डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो टाइम डिफरेंस जब निकालेंगे TD की वैल्यू
टी अपान कितना 2 2 पाई इंटू पाई होता है और पाई की वैल्यू है पाई बाई 2 टी अपान 2 पाई इंटू पाई बाई 2 पाई बाई कैसे टी 2 टी बाई 4 हो गया। तो टाइम डिफरेंस जो आपका हो गया प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और प्योरली इंडक्टिव सर्किट दोनों का टी बाई 4 के क्या होता है इक्वल होता है। यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो हम लोग रिलेट करेंगे वो कितने का आएगा पाई बाई। ठीक, अब यहाँ पे देखो जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है अगर इसमें करंट की वैल्यू आप निकालोगे पी के करंट तो पी करंट कितना आएगा बेटा, इसमें पी करंट अगर निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी वी नॉट बाई एक्स ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब पी करंट की वैल्यू आप निकालोगे तो अगर हम निकालना चाहते हैं पी करंट आई नॉट की वैल्यू होगी बेटा कितना वी नॉट अपान एक्स सी और एक्स सी की वैल्यू क्या लिखा था आपने ओमेगा सी। ओमेगा सी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो वी नॉट इंटू ओमेगा सी और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है ए बराबर 2 पाई एफ सी सी इंटू वी नॉट या वी नॉट इंटू 2 पाई एफ सी का वी नॉट पहले लिखा था पहले यहाँ लिखो तो वी नॉट इंटू कितना 2 पाई एफ सी के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि एफ सी जो होता है सिंस एफ सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी है यानी कि एफ सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के है। यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या करेगी आपकी क्या करेगा बढ़ेगा तो जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो क्या करेगा यहाँ पे किसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी यानी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो यानी एक्सी की जो वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज करेगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के साथ साथ कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करता है, उल्टा यहाँ पे होता है। तो अगर ग्राफ बनाओगे जैसे वहाँ स्टेटमेंट लिखा था अगर हम लोग इसको बेटा एक्सी और किसके बीच फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींचे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उल्टा ठीक हो गया। यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा बोले सिंस यहाँ पे नोट कर लिया है अब नीचे नहीं लीजिए सिंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस decreases since capacitive reactance decreases non-linearly with increase in frequency therefore capacitor is called high pass filter बेटा ओके। तो ये तो हमारे तीनों इंडिविजुअल सर्किट हो गए। अगर किसी को इसमें कोई पॉइंट ना क्लियर हुआ हो तो पूछ लीजिए। ये आपको तीनों टाइप के आपके सर्किट हो गए। एक बार कापी पलट के देख लो, अगर कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर हुआ हो तो उसको आप पूछ लिए, क्योंकि अभी अगर इंडिविजुअल नहीं क्लियर है तो कंबाइंड कभी भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए एक बार फिर से देखिए पूरा कुछ पीछे से, यानी कि प्योरली ओमिक से लेके प्योरली कैपेसिटी तक तीनों देख लिया। अगर कोई पॉइंट डाउट हो तो उसको फिर से पूछ लीजिए, क्योंकि अभी कंबाइंड सर्किट बताएंगे तो बिना उससे चलेगा नहीं फिर, और रट के फिर क्वेश्चन नहीं लगेंगे। किरण डालते हैं हाँ, अब तो वो भी परंपरा छोड़ दिया है ना। पहले क्या होता था, बच्चियाँ रटती बहुत थी, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, रट लेते हैं। लेकिन अब वो भी जो पेरेंटल कैरेक्टर था वो भी गायब हो गया। क्यों? लेकिन सर इनको याद भी हो जाएगा। हाँ याद नहीं होता, लड़कों नहीं याद होता, लड़की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ता है उसको सबको याद होता है। ठीक, बिना पढ़े किसी को याद होता है क्या जी? ऐसा कोई याद आप लोगों के पास कि बिना पढ़े याद हो जाता है? पढ़ेंगे तभी याद होगा। ठीक, नहीं पढ़ते हैं तो कम पढ़ते हैं तब भी याद हो जाता है। नहीं, जब पढ़ते हैं तो मन से पढ़ते हैं इसलिए याद हो जाता है। आप पढ़ते हैं तो बगल में क्या नाच गाने देखने लगते हैं,
घबरा जाता है। हाँ चलो हो गया बेटा। और लोग सब ज़्यादा लिखते भी हैं, ज़्यादा लिखते अब भी ज़्यादा लिख के पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। लड़कों का काफ़ी नहीं पूरा रहता, लेकिन लड़की का काफ़ी पूरा रहता है। इसीलिए ना तो अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा रखते हैं। जब रिजल्ट आता है ना कहते हैं क्या छात्राएं क्या कहते हैं फिर से क्या अव्वल क्या बोलते हैं न्यूज़ वाले क्या निकालते हैं है ना, या फिर से टॉप की। तो लोगों को लगता है झूठे टॉप कर दिया भाई, जो टॉप पे लिखा था वो टॉप किया, जो नहीं लिखा था वो नहीं किया है। आपके पास सामाजिक दायित्व तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी नानी के यहाँ बारात में चले गए, कहीं पड़ोसी के यहाँ चले, कभी उनके यहाँ क्या है दायित्व तो कम रहते हैं, तो घर में रहते हैं तो पढ़ते हैं। क्यों जी पढ़ते हैं, लेकिन दिक्कत यही आ रही है पढ़ना छोड़ दिए हैं सब। हाँ सर जी 11, 12, 9, 10 में कोई काफ़ी नहीं बनाते, लेकिन 8 तक बनाते हैं। लड़कियों का ग्रुप लड़कों से कभी नहीं काफ़ी मांगेगा, लेकिन लड़कों का ग्रुप लड़कियों से मांगना पड़ जाता है क्योंकि बनाते नहीं हैं। हाँ? चलो ठीक हो गया बेटा। वो लोग आपस में काम चला लेते, लड़के नहीं चला पाते। हो गया जी सर। तो ये केस आपका हो गया डिफरेंट टाइप के सर्किट। कोई डाउट है? अभी पूछ रहे थे, हम पूछेंगे तो मारेंगे फिर, है ना। आप लोग पूछ लीजिए अभी, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि कंबाइंड वाला तभी समझेंगे जब क्या इंडिविजुअल वाला आपका क्लियर रहेगा। चलिए भैया सबको आ गया, पहली बार अच्छी बात है आप, है ना। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या एसी सर्किट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट। पहला लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ क्या एसी सर्किट। फर्स्ट लिखिएगा सर्किट कंटेनिंग both resistance and inductance, circuit containing both resistance and inductance, circuit containing both resistance and inductance। ठीक है। अगर बेटा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों प्रेजेंट हैं, क्या रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस दोनों प्रेजेंट हैं, तो उस केस में कैसे आपका होगा, ठीक। इसी को LR सर्किट कहते हैं बेटा। कौन सा? LR सर्किट या RF सर्किट कह सकते हैं, LR सर्किट। देखो इंडक्टेंस भी लगा हुआ है और रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ठीक। इंडक्टेंस भी आपका है और साथ में रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। LR देखो जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ये हमारा कुछ इंडक्टेंस के थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू। ड्रॉप पहले अब तक इंडिविजुअल होता था, टोटल ड्रॉप उसी थ्रू होता था, इसलिए वहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती, टोटल ड्रॉप वहीं दिखाते थे हम लोग। बट अब की बार क्या होगा, इंडक्टेंस में अलग और रेजिस्टेंस में आपका अलग होगा, ठीक। करंट जब फ्लो करेगा यहाँ से जो भी करंट चलेगा वो दोनों के थ्रू आपका पास आउट होगा, ठीक। देखो जब हम लोग कंबाइंड सर्किट की बात करेंगे, किसके कंबाइंड सर्किट की बात करेंगे, तो टोटल जो वोल्टेज अप्लाइड आपका वोल्टेज है वो BL और VC दोनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन हम लोग जो सम करेंगे बेटा ना उसके फेज को कंसिडर करते हुए दोनों का क्या फेजर हैं, कितने सेम फेज में है या डिफरेंट में है, कैसे हैं, उसके बेस पे आप क्या करेंगे, वहाँ से रिजल्टेंट वैल्यू निकालेंगे। देखो अभी हम लोगों ने बोला था, आप बता दो बेटा, शुरू करो। हाँ जी आप ही शुरू करते हैं। इंडक्टेंस में कौन लीड किया जी, इंडक्टेंस में कौन लीड कर रहा था, वोल्टेज कितने से, हाँ कितने फेज कितना था, कितने फेज से लीड करता ना π/2 जी। रेजिस्टेंस में कौन लीड कर रहा था, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा, रेजिस्टेंस में कौन लीड कर रहा था, क्वांटिटी कौन थी,
करंट लीड कर रहा था कितने से, 5/2 से। हाँ जी, रेजिस्टेंस में कौन लीड करता है बेटा, कोई लीडिंग होता है, करंट कितने से, कितना फेज, पड़ोसी को खड़ा करो। हाँ जी, कौन लीड करता है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस में भी। अच्छा, कितने से, 5/2। किससे, किसके रिस्पेक्ट में लीड करता है, अरे हमने कहा आपकी लंबाई इनसे बड़ी है तो इनकी तुलना में बड़ी है ना, इनसे तो छोटी है, तो किसके रिस्पेक्ट में लीड कर रहा है, वोल्टेज के कि करंट के कि किसके, तो करंट के रिस्पेक्ट में 90 से लीड करता है जी। रेजिस्टेंस में कौन लीड करता है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज लीड करता है, करंट लीड करता है, या कोई नहीं करता है, या दोनों करता है, नहीं करता। कितने से, 5/2 से। हाँ जी, देवियों का नंबर ले रहे हैं। हाँ, करंट लीड करता है 5/2 से। हाँ जी, 5/2 से। हाँ जी, ये तो कह रहे कोई नहीं लीड करता है। जरा कापी पढ़ दो 2 पेज पीछे। सबसे पहले वही से आज से रिगार्डियस वहीं से हुआ है। कहाँ कौन आगे पीछे जा रहा है, कोई जा रहा है क्या, रेजिस्टेंस वाले में देखो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो लिखा था, देखो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या वोल्टेज भी बढ़ा, वोल्टेज करंट दोनों साथ साथ बढ़ रहा है, तो फेज डिफरेंस क्या लिखा था, कहाँ गया हैं, तो बढ़ा कहाँ से लिया आप लोगों ने, इसीलिए बोला था बेटा पहले एक बार देख लो, अगर कोई चीज़ कन्फर्म ना हो तो फिर पूछ लो, तो सब कहे सब राइट है, राम कहाँ से हो जाता है फिर बीच में, तो ऑप्शन मिल जाए कौन सा आगे है, मान देंगे कुछ भी रहे चाहे बराबर रहे हैं, क्यों देवी यही सब गड़बड़ शुरू की है, तो एक तो कहते करंट है, तो कहते वोल्टेज कहे कौन कितना मारे तो सही है जाए, है ना, क्यों है ना बेटा, रेजिस्टेंस में दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। अभी पहले देखो फेज डिफरेंस क्या लिखा है, 0। रेजिस्टेंस में पहले रेजिस्टिव सर्किट में क्या आना है, इधर वोल्टेज ना करंट लीडिंग क्वांटिटी दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाया था, सब कुछ किया था, हैं? अभी तो घंटे भी पूरे नहीं हुए, सबका ये रिजल्ट है, 4 दिन बाद कैसे बता रहा हूँ, देखो तो इन दोनों में बेटा क्या होते हैं, दोनों फेजर डायग्राम बनाते हैं ना, तो हम आई को हमेशा, इसीलिए बोला था ना, हमेशा आई को एक्स में लेंगे, तब कंफ्यूजन नहीं होता है। अब कहीं आई को एक्स में लिया होगा, कहीं वाई में लिया होगा, तो फिर गड़बड़ करेगा वो, ठीक, आई को एक्स में लिया, हम लोग बी आर को किस में लेते थे, बी आर को किस में लेंगे, जो बी आर होगा वो किस में लेंगे, इसी तरह बेटा अभी केमिस्ट्री वाले टाइम पे जो है वो सर लेंगे बायोलॉजी, मेवा सर, ठीक, अभी सर प्रैक्टिकल लेने गए हैं तो है नहीं, हाँ कल भी नहीं थे, एनडी शुक्ला सर पढ़ाएंगे, हाँ एनडी शुक्ला सर अपना पीरियड लेंगे, उसके बाद वाला जो पीरियड है वो सर लेंगे, ठीक, मतलब जाइएगा नहीं, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से जब दिखाओगे बेटा आई है और ये हमारा क्या हो गया बी आर, ये सेम पेज है, बी आर और आई दोनों क्या होंगे, सेम पेज में होंगे, बी आर हमारा क्या करेगा यहाँ पे लीड करेगा, ठीक, 5/2 से, 5/2 से क्या करेगा बी आर लीड करेगा। अब ये लीडिंग क्वांटिटी होगी हमारे बी आर, दोनों के बीच का बी आर और बी आर के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना है 5/2 है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो होगा हम लोग लिखेंगे अंडर बी आर स्क्वायर प्लस कितना बी एल स्क्वायर, तो बी आर की वैल्यू होती है अंडर आई इंटू आर, तो आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू कितना एक्सएल का होल स्क्वायर, आई देखो दोनों में कॉमन होगा ना,
दोनों कॉमन आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर के रूट से बाहर लेंगे तो आई आएगा, अंडर रूट आएगा ब्रैकेट में बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्सियल स्क्वायर। इसको बी को आई को इधर ले आओ, बी अपान आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। एक्सियल को लिख सकते हैं बेटा ओमेगा इनटू एल, देखते हैं ना, ओमेगा इनटू एल का होल स्क्वायर। बी अपान आई को यहाँ पे लिखते हैं जेड इम्पीडेंस, कल इसीलिए अलग अलग बताया है सबको। बी अपान आई क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंबाइंड सर्किट का जो आपका होता है उसी को हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक। जो अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंबाइंड सर्किट यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस, कल लिखाया था, ठीक। प्रतिबाधा हिंदी बोलते हैं शायद। तो अंडर रूट ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एल, ओमेगा की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई इंटू एफ इंटू एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी को अगर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस की वैल्यू मिल गई हमें, रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ से हम लोग डिनोट कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा। चलिए तो रिजल्टेंट वैल्यू आप यहाँ पे नोट, इसमें लीडिंग क्वांटिटी कौन सी होगी, दोनों का रिजल्टेंट निकालो तो समथिंग कुछ ये मिलेगा, ये बी की वैल्यू हो गई हमारी। देखो यहाँ भी लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज कितने से, बी एल अपान बी आर से। तो यहाँ पे लीडिंग क्वांटिटी जो होगी वोल्टेज इन एल आर सर्किट, वोल्टेज लीड्स द करंट बाई फेज, कितना होगा बेटा, फाई की जो वैल्यू होगी ये आएगा बी एल अपान कितना, बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो बी एल अपान बी आर, बी एल की वैल्यू होगी आई इंटू एक्सएल अपान आई इंटू क्या आर, आई टू आर, आई एक्सएल, तो ये एक्सएल अपान आर, एक्सएल बाई आर, और एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल बाई आर या 2 पाई एफ एल अपान आर। तो ये 10 पाई की वैल्यू होगी, यानी कि जो फेज डिफरेंस आपका होगा 10 पाई, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो लीडिंग क्वांटिटी वोल्टेज होगा बेटा, लेकिन अब की बार पाई बाई 2 नहीं, ठीक है। पीक करंट निकालना होगा, तो ये क्वेश्चन जब लिखेंगे तो अगर फेज हमारा कितना है, वोल्टेज जो लीड कर रहा है वो फाई से लीड कर रहा है, तो ये क्वेश्चन जब बनाओगे तो V इक्वल टू कितना आएगा अपने क्वेश्चन इसके लिए, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और I बराबर क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। पावर फैक्टर मिलेगा कि नहीं अब की बार। अब पीक करंट निकालना हो तब क्या होगा बेटा, पीक करंट की वैल्यू क्या होगी, पीक करंट अगर पीक करंट निकालोगे, पीक करंट तो आई नॉट की वैल्यू होगी वी नॉट बाई कितना, जेड, जेड की वैल्यू यहाँ से कोई भी रख दीजिए, तो ये होगा वी नॉट अपान अंडर रूट कितना, अब फाइनली हम लोग देते हैं, बाकी कोई भी रखेंगे तो आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4 पाई एफ स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, हो गया। फेज डिफरेंस निकाल लिया है आपने, ठीक। पावर फैक्टर कास फाई होगा, पावर फैक्टर अगर आप निकालेंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा बेटा, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, नहीं कास फाई, कास थीटा इक्वल टू होता है क्या, कितना, बेस फाई हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू है क्या बी आर अपान बी, ठीक। इसी को लिखेंगे हम बी आर अपान बी, ठीक। और बी आर की वैल्यू होगी आई इंटू आर, बी ऐसे लिख लो पहले, बी आर अपान अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल इसका रिजल्टेंट भी यही आया था ना, यही कर लोगे, आई कॉमन कर लेंगे तो आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये पावर फैक्टर हो गया। इसकी वैल्यू हो गई बेटा, पावर फैक्टर की वैल्यू यहाँ से निकाल, लीडिंग क्वांटिटी हमने वोल्टेज निकाल दिया है, फेज डिफरेंस बता ही दिया है, पी करंट की वैल्यू क्या होगी वो भी हो गया, ये क्वेश्चंस क्या बनेगा वो भी आपने कर लिया, हो गया। अब इतना कर लीजिए, कल बाकी आप करिएगा, ठीक, ठीक है। प्रॉपर डालिएगा क्योंकि कॉम्बिनेशन तभी बनेगा, क्वेश्चन लगा डालिएगा।
महस